मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के प्रमुख प्रावधानों में अपन आज मजदूरी भुगतान का दायित्व के संबंध में अध्ययन करेंगे। मजदूरी भुगतान का दायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेज। मजदूरी भुगतान अधिनियम की धारा 3 के अनुसार मजदूरी भुगतान का दायित्व निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित व्यक्तियों का होगा। पहला, नियुक्त करने वाले सेवायोजक का दायित्व। मजदूरी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत देय मजदूरी के भुगतान का दायित्व सेवायोजक का है। वे अपने द्वारा नियुक्त व्यक्तियों को इस अधिनियम के अंतर्गत देय सभी मजदूरी के भुगतान के लिए उत्तरदायी होता है। यहाँ सेवायोजक से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसने किसी अनुबंध के अंतर्गत किसी व्यक्ति को नियुक्त किया है। यदि कोई व्यक्ति अपना कार्य किसी ठेकेदार से करवाता है तो ठेकेदार के श्रमिकों का वह व्यक्ति सेवायोजक नहीं होगा तथा मजदूरी भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इसी आधार पर श्रमिक निरीक्षक बनाम शिवनाथ सिंह के मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया था कि एक खान का मालिक अपने ठेकेदार द्वारा नियुक्त श्रमिकों के मजदूरी के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं है। सेवायोजक की परिभाषा इस अधिनियम में नहीं दी गई है, किंतु सामान्य अर्थ में जो व्यक्ति किसी को अपने कार्य करने के लिए वेतन या मजदूरी पर नियुक्त करता है वह सेवायोजक कहलाता है। इस दृष्टि से किसी कंपनी का प्रबंध संचालक, प्रबंधक या कार्यकारी संचालक, एमडी, मैनेजर या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेवायोजक हो सकता है। ये भारत भाल गोरे कोल कंपनी लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेज इंद्रजीत सिंह एंड अदर्स AIR 1964 292 नंबर का फैसले में ये बात बताई गई थी। फर्म के सक्रिय साझेदार भी सेवायोजक होते हैं। धारा 3(1) अन्य दशाओं में मजदूरी भुगतान का दायित्व। निम्नलिखित दशाओं में मजदूरी भुगतान का दायित्व निम्नानुसार भी होगा। किसी कारखानों में नियुक्त व्यक्तियों की मजदूरी भुगतान का दायित्व कारखाने के प्रबंधक का होगा, किंतु ठेकेदार द्वारा कारखाने में नियुक्त व्यक्तियों की मजदूरी के लिए कारखाना प्रबंधक का दायित्व नहीं होगा। धारा 3(a) किंतु यदि किसी प्रबंधक को पदच्युत कर दिया गया है या वह स्वयं त्यागपत्र दे देता है या मर जाता है तो उसे उसके कार्यकाल में दी हुई मजदूरी का भुगतान करने के लिए उसी उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। ऐसी दशा में उसका दायित्व सेवायोजक पर ही आ जाता है। DM गोडसे वर्सेज स्टेट एंड अनोदर AIR आल 652 एंड चिरंजीलाल मोदी वर्सेज SR चक्रवर्ती एंड अदर्स 1963 के मामले में यह निर्णय दिया गया था। किसी औद्योगिक अथवा अन्य संस्थान की दशा में उस संस्थान के निरीक्षण एवं नियंत्रण के लिए सेवायोजक के प्रति उत्तरदायी व्यक्ति मजदूरी भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा। धारा 3(b) रेलवे में रेल कारखानों को छोड़कर रेलवे प्रशासन मजदूरी भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा यदि वह सेवायोजक है। यदि रेलवे प्रशासन ने किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए किसी व्यक्ति को इस हेतु नामांकित कर दिया है तो ऐसा नामांकित व्यक्ति मजदूरी भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा। धारा 3(c) यह उल्लेखनीय है कि उपयुक्त तीनों ही दशाओं में प्रबंधक, उत्तरदायी व्यक्ति या नामांकित व्यक्ति का मजदूरी भुगतान करने का दायित्व सेवायोजक के साथ ही होता है। दूसरे शब्दों में सेवायोजक के साथ साथ इन व्यक्तियों का भी मजदूरी भुगतान करने का दायित्व होगा। मजदूरी अवधि का निर्धारण, फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड। इस अधिनियम में सेवायोजक का एक दायित्व मजदूरी भुगतान की अवधि निर्धारित करने का भी है। अतः प्रत्येक सेवायोजक जो मजदूरी भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है मजदूरी के भुगतान की समयावधि भी निर्धारित करेगा। इस समयावधि को ही इस अधिनियम में मजदूरी समयावधि के नाम से संबोधित किया जाता है। धारा 4(1) सेवायोजक कोई भी मजदूरी समयावधि तय कर सकता है, किंतु अधिनियम में यह व्यवस्था है कि मजदूरी समयावधि 1 माह से अधिक की नहीं होगी। धारा 4(2) यदि कोई सेवायोजक या मजदूरी भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति अधिकतम मजदूरी समयावधि प्रावधान का पालन नहीं करता है तो उस पर 500 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। धारा 20(2) मजदूरी भुगतान का समय, टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस।
समय पर मजदूरी का भुगतान करना भी सेवा आयोजकों का दायित्व है। मजदूरी के भुगतान के समय के संबंध में कुछ प्रमुख प्रावधान इस अधिनियम में है। 1000 से कम व्यक्तियों वाले रेलवे में, कारखाने अथवा औद्योगिक या अन्य संस्थान में, किसी भी ऐसे रेलवे में या कारखाने अथवा किसी औद्योगिक या अन्य संस्थान में जिसमें 1000 से कम व्यक्ति नियुक्त है, में किसी मजदूरी समयावधि के लिए दी हुई मजदूरी का भुगतान उस समयावधि के अंतिम दिन के बाद 7 दिनों के भीतर करना पड़ता है। धारा 5(1)(a)। उदाहरणतः यदि मजदूरी की समयावधि 1 माह की है तो उस माह की देय मजदूरी का भुगतान अगले माह की 7 तारीख से पहले करना पड़ेगा। किसी अन्य रेलवे, कारखाने या उद्योग संस्थान की दशा में उपयुक्त के अतिरिक्त किसी भी रेलवे में, कारखाने में या औद्योगिक या अन्य संस्थान में किसी समयावधि में दी हुई मजदूरी का भुगतान उस मजदूरी किसी अन्य रेलवे, कारखाने या औद्योगिक संस्थान की दशा में उपयुक्त के अतिरिक्त किसी भी रेलवे में या कारखाने में या औद्योगिक या अन्य संस्थान में किसी समयावधि में दी हुई मजदूरी का भुगतान उस मजदूरी समयावधि के अंतिम दिन के बाद अगले 10 दिनों के भीतर करना पड़ेगा। धारा 5(1)(b)। इस प्रकार इस धारा में केवल नियुक्त व्यक्तियों की संख्या के आधार पर मजदूरी भुगतान के समय को निर्धारित किया है, जिस रेलवे, कारखाने, औद्योगिक संस्थान में 1000 से कम व्यक्ति नियुक्त है, उसमें किसी समयावधि के लिए मजदूर देय होने के अंतिम दिन के 7 दिनों के भीतर मजदूरी भुगतान करना पड़ता है, जबकि 1000 या अधिक नियुक्त व्यक्ति वाले संस्थानों में दी हुई समयावधि के बाद 10 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान करना पड़ता है। यह ये उल्लेखनीय है कि नियुक्त व्यक्तियों की गणना करने में दैनिक मजदूरी पर नियुक्त व्यक्तियों को भी गिना जाएगा। डॉक, घाट, जेटी या खानों, डॉक, वार्फ, जेटी और माइंस में नियुक्त व्यक्तियों की दशा में, उन व्यक्तियों की दशा में जो डॉक, घाट, जेटी पर या खानों में नियुक्त है, को जहाज या वैगन में माल लादने का अंतिम लेखा तैयार करने के बाद अथवा वैगन में माल की लदाई या उतराई का कार्य पूरा होने के 7 दिन के भीतर शेष मजदूरी का भुगतान करना पड़ता है। धारा 5(1) का परंतु किसी व्यक्ति को पद मुक्त करने की दशा में, यदि किसी व्यक्ति को सेवायोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी व्यक्ति को रोजगार से पद मुक्त कर दिया गया है, तो उसकी अर्जित मजदूरी का भुगतान उसे पद मुक्त करने के दिन से दूसरे कार्य दिवस तक के समाप्त होने से पहले करना पड़ता है। धारा 5(2) संस्थान के बंद होने के कारण पद मुक्ति की दशा में, यदि किसी संस्थान में नियुक्त व्यक्ति को उस संस्थान के बंद होने के कारण साप्ताहिक या मान्य अवकाश के अतिरिक्त किसी कारण से बंद हो पद मुक्त किया जाता है, तो जिस दिन उसी पद मुक्त किया जाता है उस दिन के दूसरे दिन के समाप्त होने से पूर्व उसकी अर्जित मजदूरी का भुगतान करना पड़ता है। धारा 5(2) का परंतु मजदूरी भुगतान की समय सीमा से छूट। राज्य सरकार को कुछ दशाओं में मजदूरी भुगतान की समय सीमा में छूट देने का अधिकार है। राज्य सरकार किसी भी रेलवे में, कारखाने को छोड़कर नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को अथवा केंद्र सरकार या राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग (PWD) के दैनिक मजदूरी पर नियुक्त श्रमिकों की मजदूरी के भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को मजदूरी भुगतान की समय सीमा में छूट दे सकती है। इस हेतु राज्य सरकार को एक सामान्य या विशिष्ट आदेश जारी करना पड़ेगा। इस आदेश में उन व्यक्तियों के वर्ग का भी उल्लेख होगा जिनके संबंध में मजदूरी भुगतान के समय में छूट दी गई है। सरकार चाहे तो आदेश को शर्तों के साथ भी जारी कर सकती है। धारा 5(3) यह उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार दैनिक मजदूरी पर नियुक्त व्यक्तियों की मजदूरी के भुगतान के समय में छूट का कोई भी आदेश केंद्र सरकार से परामर्श करने के बाद ही जारी कर सकेगी। धारा 5(3) का परंतु कार्य दिवसों को भुगतान। इस धारा के अंतर्गत उपधारा 2 के प्रावधानों को छोड़कर मजदूरी का भुगतान कार्य दिवसों को ही किया जाएगा। धारा 5(4) मजदूरी भुगतान का माध्यम, मीडियम और या मोड ऑफ पेमेंट। मजदूरी का भुगतान चालू सिक्कों तथा करेंसी नोटों या दोनों में ही किया जाएगा, किंतु यदि सेवायोजक ने नियोजित व्यक्तियों से लिखित में अधिकार प्राप्त कर लिया है तो वह उसी मजदूरी का भुगतान चेक द्वारा अथवा उसके बैंक खाते में जमा करवा कर सकेगा। धारा 6 यहाँ ये उल्लेखनीय है कि मजदूरी की परिभाषा में यह कहा गया है कि मजदूरी से तात्पर्य
उस समस्त पारिश्रमिक से हैं जिसे मुद्रा में व्यक्त किया गया है अथवा किया जा सकता है। भुगतान के माध्यम के बारे में कहा गया है। मजदूरी का भुगतान सिक्कों या नोटों में किया जाएगा, अतः दोनों ही धाराओं में विरोधाभास प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में ही नहीं। यदि पारिश्रमिक के रूप में कोई वस्तु दी जाती है तो उसका मुद्रा में मूल्य आंका गया हो अथवा आंका जा सकता हो। यदि उसका मूल्य मुद्रा में आंका जा सकता हो तो उसे चालू मुद्रा में भुगतान हुआ माना जा सकता है। अब चेक द्वारा भुगतान या नियुक्त व्यक्ति के बैंक खाते में धन जमा करके या हस्तांतरित करके भी भुगतान किया जा सकता है। ये चालू मुद्रा में किया गया भुगतान माना जाएगा। ये एमपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वर्सेस इंडस्ट्रियल कोर्ट AR 1971 में ये फैसला दिया गया था। मजदूरी भुगतान के दायित्व से मुक्ति। डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेज। नियुक्त व्यक्ति जीवित है तो उस मजदूरी का भुगतान करके मजदूरी भुगतान के दायित्व से मुक्ति प्राप्त कर ली जाती है, किंतु यदि मजदूरी भुगतान करने से पहले ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके दायित्व की मुक्ति के संबंध में अधिनियम सन 1982 में धारा 25A जोड़ी गई है। इस धारा के अनुसार एक मृतक व्यक्ति की मजदूरी के भुगतान का दायित्व निम्नलिखित परिस्थितियों में समाप्त हो जाता है। पहला, मृत्यु से पूर्व भुगतान न करने की दशा में। यदि किसी नियोजित व्यक्ति को देय मजदूरी का भुगतान उसकी मृत्यु हो जाने के कारण या उसके अते पते की जानकारी नहीं होने के कारण नहीं किया जा सका है तो उसकी मजदूरी का भुगतान निम्नलिखित में से किसी को किया जा सकता है। इस अधिनियम के अनुसार उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति को अथवा नामांकित न करने की दशा में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को जो उस राशि का निर्धारित रीति से उपयोग करेगा। दूसरा, सेवायोजक दायित्व मुक्त। यदि सेवायोजक ने नामांकित व्यक्ति को विधिवत रूप से भुगतान कर दिया है या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पास जमा करवा दिया है तो सेवायोजक उस मजदूरी के भुगतान के दायित्व से मुक्त हो जाएगा। धारा 25A। मजदूरी में से कटौतियाँ। सेवायोजक द्वारा अपने द्वारा नियुक्त व्यक्ति को सेवायोजक अपने द्वारा नियुक्त व्यक्ति को देय मजदूरी में से कुछ वैधानिक कटौतियाँ करने का अधिकार रखता है। उसके संबंध में सभी प्रावधान अपन स्पष्ट करेंगे। पहला, कटौती से आशय। मीनिंग ऑफ डिडक्शन। मजदूरी भुगतान अधिनियम की धारा 7 के अनुसार किसी भी नियुक्त व्यक्ति को उसकी मजदूरी में से इस अधिनियम द्वारा अधिकृत कटौतियों के अतिरिक्त किसी प्रकार की कटौतियाँ किए बिना मजदूरी चुकाई जाएगी, चाहे भारतीय रेलवे अधिनियम 1890 की धारा 47 में कोई भी प्रावधान ही क्यों न हो। धारा 7(1). धारा 7 के स्पष्टीकरण 1 के अध्ययन से भी कटौती शब्द का अर्थ स्पष्ट होता है। इस स्पष्टीकरण के अनुसार नियोजित व्यक्ति द्वारा सेवायोजक अथवा उसके एजेंट को किया गया प्रत्येक भुगतान मजदूरी में से कटौती माना जाएगा। इस प्रकार इन दोनों प्रावधानों का अध्ययन करें तो स्पष्ट हो जाता है कि कटौती शब्द से तात्पर्य निम्नलिखित दो बातों से हैं। किसी भी नियोजित व्यक्ति की मजदूरी में से इस अधिनियम के अधीन अधिकृत रूप से की जाने वाली कटौतियों से हैं तथा किसी नियोजित व्यक्ति द्वारा अपने सेवायोजक को अथवा उसके एजेंट को किए गए भुगतान से हैं। संक्षेप में, सेवायोजक द्वारा नियोजित व्यक्ति की मजदूरी में से की गई अधिकृत कटौती अथवा नियोजित व्यक्ति द्वारा सेवायोजक को किया गया प्रत्येक भुगतान अथवा दोनों ही मजदूरी में से कटौती है। किसी कटौती नहीं मान जाता। व्हाट इज नॉट ए डिडक्शन। मजदूरी भुगतान अधिनियम के अनुसार यदि किसी नियुक्त व्यक्ति पर उचित व पर्याप्त कारण से निम्नलिखित में से कोई दंड लगाया जाता है जिससे उसी मजदूर की हानि होती है तो वह कटौती नहीं समझी जाती है। वेतन वृद्धि या पदोन्नति को रोकने के से होने वाली हानि, जिसमें दक्षता रोक पर वेतन वृद्धि को रोकने से होने वाली हानि भी सम्मिलित है। किसी निमंत्रण पद या काल वेतनमान पर या उसमें निमंत्रण स्तर पर अवनति से होने वाली हानि और निलंबन से होने वाली हानि। ये उल्लेखनीय है कि सेवायोजक को दंड लगाने के नियम राज्य सरकार की अपेक्षाओं यदि कोई हो के अनुरूप होने चाहिए। ये अपेक्षाएं सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी कर निर्धारित कर सकती है। धारा 7 का स्पष्टीकरण 2। अधिकृत कटौतियाँ ऑथराइज्ड डिडक्शन। धारा 7(2) के अनुसार एक नियुक्त व्यक्ति को मजदूरी में से निम्नलिखित प्रकार की अधिकृत कटौतियाँ की जा सकती है। पहली, जुर्माना। किसी नियुक्त व्यक्ति की किसी भी भूल या कार्य के लिए उस पर सेवायोजक द्वारा राज्य सरकार की पूर्ण अनुमति से जुर्माना किया जा सकता है।
सेवा आयोजक उस जुर्माने की राशि को उस व्यक्ति की मजदूरी में से काट सकता है। धारा 7(2)(a) जुर्माने संबंधी प्रावधानों का अपन विस्तार से आगे अध्ययन करेंगे। कर्तव्य से अनुपस्थित रहने के लिए यदि कोई नियुक्त व्यक्ति अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहता है तो उसकी मजदूरी में से कटौती की जा सकती है। धारा 7 कर्तव्य से अनुपस्थितता मानी जाती है जबकि वह व्यक्ति उस स्थान या स्थानों से अनुपस्थित रहता है जहां पर उससे अपने नियोजन की शर्तों के अनुसार उपस्थित होने की अपेक्षा की जाती है। अनुपस्थिति अपेक्षित कार्य की संपूर्ण अवधि के लिए अथवा उसके किसी भाग के लिए हो सकती है। धारा 9(1) यदि कोई नियुक्त व्यक्ति अपने रोजगार के स्थान पर उपस्थित है किंतु हड़ताल या किसी अन्य अनुचित कारण से कार्य करने से इनकार करता है तो भी वह कार्य अनुपस्थिति माना जाएगा। धारा 9 का स्पष्टीकरण। इन सभी दशाओं में सेवा आयोजक को मजदूरी में से कटौती करने का अधिकार होता है। अनुपस्थित दशा में कटौती की राशि उसी अनुपात में की जाएगी जो अनुपस्थिति की अवधि तथा संबंधित मजदूरी की समय अवधि देय मजदूर के बीच अनुपात होगा। धारा 9(2) किंतु यदि कोई 10 या अधिक नियोजित व्यक्ति बिना सूचना दिए बिना किसी उचित कारण से अनुपस्थित रहते हैं तो ऐसे व्यक्तियों की मजदूरी में से उचित सूचना देने के बदले अधिकतम 8 दिन की मजदूरी की कटौती की जा सकती है। किंतु इस प्रकार की कटौती करते समय राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को ध्यान में रखना होगा। धारा 9 का परंतु। क्षति या हानि के लिए कटौती यदि किसी नियोजित व्यक्ति की अभिरक्षा में सौंपे गए माल की क्षति हानि हो जाती है अथवा उसके हिसाब में धन की हानि हो जाती है तो उस राशि की उसकी मजदूरी में से कटौती की जाएगी। किंतु ऐसी कटौती तभी की जा सकती है जबकि क्षति हानि उस व्यक्ति की लापरवाही या दोष के कारण हुई हो। धारा 7 सेवा आयोजक नियोजित व्यक्ति की मजदूरी में से केवल उतनी ही राशि कटौती कर सकता है जितनी उस व्यक्ति की लापरवाही अथवा त्रुटि के कारण क्षति हुई है। किंतु ऐसी कटौती तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया गया हो अथवा कटौती करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं कर लिया गया हो। ऐसी सभी कटौतियों को एक रजिस्टर में लिखा जाएगा। ये दायित्व मजदूरी भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का होगा। धारा 10 आवास सुविधाओं के लिए कटौती यदि किसी सेवा आयोजक अथवा सरकार अथवा आवासन मंडल या अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा जो कि आवास सुविधाओं में सहायता प्रदान करने के कार्य में संलग्न है के द्वारा उपलब्ध की गई आवास सुविधा के लिए मजदूरी में से कटौती की जा सकती है। धारा 7(2)(d) किंतु ऐसी सुविधा के लिए कोई कटौती तभी की जा सकेगी जबकि उस नियोजित व्यक्ति द्वारा उस सुविधा को स्वीकार किया गया हो। ऐसी कटौती आवास सुविधा के मूल्य से अधिक नहीं होगी। धारा 11 सुविधाओं एवं सेवाओं के लिए कटौती मजदूरी में से सेवा आयोजक द्वारा उपलब्ध की गई सुविधाओं या सेवाओं के लिए भी कटौती की जा सकती है जो राज्य सरकार के आदेश से अधिकृत की गई है। ऐसी कटौती नियुक्त व्यक्ति द्वारा सुविधा तथा सेवा को स्वीकार करने पर ही की जा सकती है। ऐसी कटौती उनके मूल्य से अधिक राशि की नहीं की जा सकती। कटौती राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई शर्तों के अनुसार ही की जाएगी। धारा 11 अग्रिम भुगतानों के लिए कटौती किसी भी प्रकार के किए गए अग्रिम भुगतान जैसे यात्रा के लिए परिवहन के लिए तथा उस पर देय ब्याज अथवा मजदूरी के अधिक भुगतान के समायोजन के लिए कटौती करने का सेवा आयोजक को अधिकार है। धारा 7(2)(m) किंतु ऐसे अग्रिम भुगतानों की वसूली निम्नलिखित शर्तों के अनुसार ही की जाएगी। नियोजन के आरंभ होने से पूर्व दी गई अग्रिम राशि की वसूली प्रथम मजदूरी समयावधि के लिए देय मजदूरी की राशि में से की जाएगी किंतु यात्रा खर्चों के लिए दी गई अग्रिम राशि की वसूली नहीं की जाएगी। नियोजन प्रारंभ होने के बाद दी गई अग्रिम राशि की वसूली राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार की जाएगी। उपार्जित न की गई मजदूरी के लिए दी गई अग्रिम राशि की वसूली राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों अनुसार की जाएगी। राज्य सरकार इस प्रकार के अग्रिम भुगतानों तथा उनके वसूली की किस्तों के नियमन के लिए नियम बना सकती है। धारा 12 ऋणों की वसूली के लिए कटौती राज्य सरकार के नियमों के अंतर्गत श्रमिकों के कल्याण के लिए बनाए गए किसी कोष में से लिए गए ऋणों तथा उस पर देय ब्याज की वसूली के लिए भी सेवा आयोजक मजदूरी में से कटौती कर सकता है। धारा 7(2)(m) आवास निर्माण या अन्य उद्देश्यों के लिए ऋणों की वसूली के लिए कटौती आवास निर्माण तथा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य उद्देश्यों के लिए गए ऋणों तथा उस पर देय ब्याज की वसूली के लिए मजदूरी में से सेवा आयोजक द्वारा कटौती की जा सकती है। धारा 7(2)(m)
किंतु ये कटौती राज्य सरकार द्वारा बने गए नियमों के अनुसार ही की जा सकती है। राज्य सरकार ऋणों की सीमा तथा उस पर देय ब्याज की दर के संबंध में नियम भी बना सकती है। धारा 12A। आयकर के लिए कटौती। सेवा आयोजक मजदूरी पर देय आयकर के लिए कटौती कर सकता है। धारा 9(2)(g). न्यायालय के आदेश से कटौती। कोई भी सेवा आयोजक अपने नियोजित व्यक्ति की मजदूरी में से उस राशि की कटौती भी कर सकता है जो किसी न्यायालय या अन्य सक्षम अधिकारी के आदेश द्वारा अपेक्षित है। धारा 7(2)(h). ये उल्लेखनीय है कि न्यायालय सक्षम अधिकारी के आदेश से सेवा आयोजक मजदूरी की कटौती कर सकता है। सेवा आयोजक निर्णय करने के लिए अधिकृत नहीं है कि वह आदेश वैध है अवैध, उचित है अनुचित, अथवा व्यर्थ है अथवा वैध। जब तक वह आदेश प्रभावी है, सेवा आयोजक कटौती करने के लिए अधिकृत है। भविष्य निधि अंशदान तथा अग्रिम वापसी के लिए। सेवा आयोजक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि के अंशदान के लिए तथा भविष्य निधि से लिए गए अग्रिम की वापसी के लिए मजदूरी में से कटौती कर सकता है। धारा 7(2)(1). सहकारी समिति तथा डाक बीमा योजना के भुगतान के लिए राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सहकारी समिति को तथा भारतीय पोस्ट ऑफिस की बीमा योजना के भुगतान करने के लिए सेवा आयोजक मजदूरी में से कटौतियाँ कर सकता है, किंतु ये सभी कटौतियाँ राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार की जाएगी। धारा 13। जीवन बीमा निगम की प्रीमियम के भुगतान के लिए नियोजित व्यक्ति के जीवन पर जीवन बीमा निगम द्वारा जारी बीमा पत्र की प्रीमियम के भुगतान के लिए मजदूरी में से कटौती की जा सकती है, किंतु इस हेतु नियोजित व्यक्ति से लिखित अधिकार प्राप्त करना आवश्यक है। धारा 7(2)(k). सरकारी प्रतिपूर्तियां डाकघर के बचत बैंक में जमा करवाने के लिए भारत सरकार अथवा राज्य सरकार की प्रतिपूर्तियों क्रय करने के लिए अथवा डाकघर के बचत योजनाओं में जमा करवाने के लिए भी सेवा आयोजक मजदूरी में से कटौतियाँ कर सकता है, किंतु इस हेतु सेवा आयोजक को उस नियुक्त व्यक्ति से लिखित में अधिकार प्राप्त करना पड़ता है। धारा 7(2)(k). इस संबंध में उल्लेखनीय है कि ये कटौतियाँ राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार ही की जा सकती है। धारा 13। सेवा आयोजकों अथवा श्रम संघों द्वारा स्थापित कोष में अंशदान के लिए यदि सेवा आयोजकों अथवा श्रम संघ द्वारा नियुक्त व्यक्तियों अथवा उसके परिवार के सदस्यों के कल्याण के लिए कोई कोष स्थापित किया गया है तो उस कोष में अंशदान के लिए सेवा आयोजक मजदूरी में से कटौती कर सकता है, किंतु ऐसी कटौती तभी की जा सकती है जबकि सेवा आयोजक ने नियुक्त व्यक्ति से लिखित अधिकार प्राप्त कर लिया हो। ऐसा कोष भी राज्य सरकार द्वारा मान्य होना आवश्यक है। धारा 7(2)(k). पंजीकृत श्रम संघ की सदस्यता शुल्क के लिए भुगतान के लिए नियुक्त व्यक्ति को किसी पंजीकृत श्रम संघ में सदस्यता के लिए देय सदस्यता शुल्क के भुगतान के लिए भी सेवा आयोजक उसकी मजदूरी में से कटौती कर सकता है। ऐसी कटौती भी लिखित अधिकार प्राप्त करके ही की जा सकती है। धारा 7(2)(k). विश्वसनीयता गारंटी बॉन्ड के बीमा की प्रीमियम के लिए यदि किसी नियुक्त व्यक्ति की विश्वसनीयता की गारंटी के बॉन्ड के बीमे की प्रीमियम की राशि भी उस व्यक्ति की मजदूरी में से कटौती करके की जा सकती है। धारा 7(2)(1). रेल प्रशासन द्वारा की जाने वाली कटौतियाँ। रेल प्रशासन निम्नलिखित दशाओं में अपने नियोजित व्यक्ति की मजदूरी में से कटौतियाँ कर सकता है। खोटे सिक्कों तथा जाली फटे नोटों के लेने पर यदि किसी रेलवे में नियोजित व्यक्ति ने खोटे सिक्के, जाली या फटे नोट प्राप्त किए हैं तो उस राशि की कटौती मजदूरी में से की जा सकती है। धारा 7(2)(m). भाड़े किराए आदि में हुई हानि के लिए यदि रेल प्रशासन को यात्री किराए, माल भाड़े, डेमरेज, घाट भाड़े, क्रेन भाड़े से अथवा खान पान की वस्तुओं के विक्रय से अथवा बिल या बीजक बनाने या उचित खर्चों को लेखा देने में भूल करने के कारण कोई हानि हुई हो तो वह उस राशि को नियुक्त व्यक्ति की मजदूरी में से काट सकता है। धारा 7(2)(m). गलत रिबेट या रिफंड देने पर यदि किसी नियोजित व्यक्ति द्वारा गलत रिबेट या रिफंड दे दिया गया हो तो रेल प्रशासन अपनी हानि पूर्ति के लिए उसकी मजदूरी में से राशि काट सकती है। धारा 7(2)(o). रेलवे प्रशासन उपयुक्त प्रकार की कटौतियाँ तभी कर सकेगा जबकि उस नियुक्त व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दे दिया गया हो अथवा ये कटौतियाँ निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप की गई हो। धारा 10(1)(a). इन सभी कटौतियों का विवरण एक रजिस्टर में लिखा जाएगा तथा उस लिखने का दायित्व मजदूरी भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति पर होगा। धारा 10(2). प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष या अन्य कोष में अंशदान के लिए नियोजित व्यक्ति द्वारा अधिकृत करने पर सेवा आयोजक प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष अथवा ऐसे ही किसी कोष जिसे केंद्र सरकार ने राजपत्र में अधिसूचित किया है अंशदान के लिए कटौतियाँ कर सकता है। धारा 7(2)(p). केंद्र सरकार की बीमा योजना के अंशदान के लिए यदि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के कल्याण के लिए कोई बीमा योजना बनाई है तो उसके अंशदान के लिए कटौतियाँ की जा सकती है। धारा 7(2)(q).
इस प्रकार अपने आज मजदूरी भुगतान अधिनियम के कटौती के बारे में अध्ययन किया है। धन्यवाद।